यदि आपने जीके जीएस की बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है तो आज का यह मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना चाहिए और आपको चेक करना है कि आपकी तैयारी कैसी है। जीके जीएस में आप कितने प्रश्नों का सही आंसर कर पाते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, सुपर टेट, केवीएस, DSSB या फिर बीपीएससी, TRE4, सभी के लिए कॉमन जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जनरल पेपर में जो 40 से 50 क्वेश्चंस आते हैं कुछ इसी तरीके के आते हैं। तो आज की इस क्लास में आप सभी को चैलेंज है कि आप 35 से ज्यादा सही नहीं कर पाएंगे। चेक करिए आपका स्कोर क्या रहता है। इसके लिए कॉपी पेन ले लीजिए और नंबरिंग कर लीजिए इस तरीके से 1 से 50 तक, और इसमें जो भी प्रश्न आपका गलत हो रहा है उस पे जरूर आप क्रॉस मार्क करिए, सही वाले पे भले मत करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वैसे रोज शाम को 7 बजे लाइव क्लास चल रही है, कुछ नेटवर्क इशू है, इस वजह से हमको ये रिकॉर्डेड क्लास प्रीमियर के रूप में चलाना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं आप उसी तरीके से देखेंगे, क्योंकि पढ़ाने के तरीके में कोई बदलाव नहीं होगा, बस आपके लाइव कमेंट हम नहीं ले पा रहे हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा? ऑप्शन में है यहां पर लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, सूर्यसेन या फिर बाल गंगाधर तिलक। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, किसने की? A.O. ह्यूम ने की। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ, पहला सम्मेलन हुआ, वो कहाँ हुआ? बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका जो है पहला अधिवेशन हुआ और W.C. बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि ये जो सम्मेलन हो रहे हैं ये क्या है? शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। तो ये किसका कहना है? लाला लाजपत राय। अब बात आई है लाला लाजपत राय की, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता दें। इनको पंजाब केसरी, शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। 63 वर्ष की आयु में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है और ये PNB के सह संस्थापक थे। PNB मीन्स पंजाब नेशनल बैंक। इनकी पत्रिकाओं की अगर हम बात करें तो इनकी पत्रिकाएं वंदे मातरम जो कि उर्दू भाषा में, द पीपुल जो कि आपकी अंग्रेजी भाषा में। अब बात करें यहाँ पर हम लाला लाजपत राय की बात हो गई है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है कि बाल गंगाधर तिलक, तो इनसे भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है। जब आप कहते हैं कि लाल बाल पाल, तो उसी में ये है आपके बाल गंगाधर तिलक। इनको लोकमान्य कहा गया। क्या कहा गया? लोकमान्य। इनके नाम से अभी भी जो है स्टेशन है जिसको आप कहते हैं लोकमान्य तिलक, LTT, है ना, दिल्ली के आसपास है। ये थे कौन? ये एक शिक्षक भी थे, समाज सुधारक थे, वकील थे और स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय मेला इन्होंने कहा और यहां पर इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताया गया। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा को हम नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। परीक्षा हाल में क्या गलती होती है? जल्दबाजी में, एग्जाम के प्रेशर में दांडी जैसे ही दिखा, कई बार लोग दांडी ही आंसर कर देते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? तो बता दें आपको 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई और 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली और ये साबरमती आश्रम से शुरू हुई। कहां से? इसको हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ ये जो है शुरू की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। प्रश्न बनता है कि इसमें कितने लोग शामिल थे और कितनी लंबी यात्रा चली थी? तो गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर तक 78 अनुयायियों के साथ 241 मील दूरी की बात करें, 241 मील। कितने और लोग साथ में थे? तो 78 अनुयायी थे जो इसके मतलब इनके साथ सपोर्ट में थे। 5 मई को गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन फिर भी ये सत्याग्रह जारी रहा। तो दांडी यात्रा के बारे में आपको यहाँ पर जो भी जानकारी दी गई कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया पहला राज्य कौन था? हैदराबाद, संभलपुर, जैतपुर या फिर सतारा। प्रश्न संख्या 3, व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया राज्य उस समय, ठीक है, उस समय ये राज्य ही हुआ करता था सतारा। अभी अगर हम आपसे पूछे कि सतारा वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में ये महाराष्ट्र राज्य में सतारा जिले में स्थित एक नगर है। ये उसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय भी है। सतारा जो है कृष्णा नदी और वेन्ना नदी के संगम के समीप स्थित है और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16वीं शताब्दी की बात है। मराठा साम्राज्य के छत्रपति साहू की ये राजधानी हुआ करती थी। तो वर्तमान में कहाँ है? महाराष्ट्र में है सतारा जिला। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 3 हो चुका है। चौथा प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान पहली बार वंदे मातरम व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया या गाया गया?
तो आप सभी जानते हैं कि वंदे मातरम जो है व्यापक स्तर पर कब प्रयोग किया गया, क्या ये खेड़ा आंदोलन के दौरान, चंपारण या फिर स्वदेशी आंदोलन के दौरान। और ये किसका लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम। ठीक है, ये संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो 1992 में आनंद मठ में जो है इसका प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया था। लेखक आपसे कई बार पूछा गया है, हालांकि ये आसान क्वेश्चन है बट आपको आना चाहिए, कई बार गलतियां हो जाती हैं। इसके अलावा वंदे मातरम एक अंग्रेजी का साप्ताहिक समाचार पत्र भी हुआ करता था, जो 1905 में बिपिन चंद्र पाल ने इसकी शुरुआत की थी और अरविंदो ने इसका क्या किया था, संपादन किया था। तो वंदे मातरम पत्र भी आपको ध्यान रखना है, जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, और वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, इसका वर्णन कहाँ है, तो जैसा कि हमने आपको बताया आनंद मठ, आप ध्यान रखिएगा। और आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख है। ठीक है, किस विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का। वंदे मातरम का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछ ले तो मैं माँ की स्तुति करता हूँ। इसको सबसे पहली बार गाया कब गया, तो 1896 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन की अध्यक्षता की रहीमतुल्लाह एम सैनी ने, उसी में ये गाया गया है। इसके अलावा एक और आपका बनता है राष्ट्रगान जनगण मन, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। मोहम्मद इकबाल ने गाया है एक गीत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुनते होंगे अक्सर, जो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस में खूब धूम धड़ाके से बजाया जाता है इसको, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें यहाँ पर हम खेड़ा सत्याग्रह की, तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, ये 1918 में 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ था। चंपारण की अगर हम बात करें तो चंपारण स्थान कहाँ है, तो बिहार में है चंपारण। और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। तो चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ 1917 में। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था, कि अंग्रेजों का सहयोग ना किया जाए। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखना है 1 अगस्त 1920, यानी 1920 में शुरू हुआ, 1922 तक ये चला। और ये आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। पूर्ण आज़ादी के लिए इसको चलाया गया था। और इसमें क्या किया गया, इस आंदोलन में स्कूल, कॉलेज, अदालतों में भारतीयों को ना जाने की अपील की गई थी। ठीक है, साथ ही साथ अस्पृश्यता के खिलाफ भी आवाज उठाई गई थी, लेकिन इसको बंद करना पड़ा, इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा, क्योंकि गोरखपुर में जो चौरी चौरा कांड हुआ उसकी वजह से काफ़ी हिंसा हुई, काफ़ी लोग मारे गए, जिसकी वजह से इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा। लेकिन फिर से 1930 में एक नया आंदोलन शुरू होता है, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस आयोग ने सर्वप्रथम ये सिफारिश किया था कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। लॉयल आयोग, स्ट्रेची आयोग, कैंपेबल आयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। लगाइए आंसर अपना और काउंट करते चलिएगा, ताकि आपको पता चले कि किस टॉपिक से आपका प्रश्न गलत हो रहा है, तभी तो आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए, स्ट्रेची आयोग, ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेची आयोग जो है वो संबंधित है किससे, उसमें ये सिफारिश की गई थी कि जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान की जाए और ये राज्य सरकार का, राज्य का कर्तव्य होगा। तो स्ट्रेची आयोग आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, छठा प्रश्न है। यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं और आपको क्रमवार सजाना है। जैसे क्रिप्स मिशन दिया गया है, नेहरू रिपोर्ट दी गई है, और यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव है और वेवेल योजना है। क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो ये कब आया, क्रिप्स मिशन 1942 में। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब, तो 1942 में आया। और अगस्त प्रस्ताव, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, अगस्त प्रस्ताव क्यों कहा गया, क्योंकि भाई ये अगस्त में आया होगा। लेकिन सन की अगर हम बात करें तो 1940 में, कब, 1940 में किसके द्वारा, वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को पेश किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें नेहरू रिपोर्ट, जैसा कि यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट तीसरे क्रम में दिया गया है, तो ये 1928 में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जो है ये एक संविधान का प्रस्ताव था, 15 अगस्त 1928 को ये पेश किया गया था। तो ये 1928 हो गया, थोड़ा सा मोटा लिख रहा है। तो क्रम से मिलाने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा, 1928। हालांकि वेवेल योजना भी आपको जानना जरूरी है, तभी आप जान पाएंगे कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए। वेवेल योजना का प्रस्ताव कब आया था, तो ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप सही क्रम से मिलाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा
नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ये संविधान से संबंधित प्रस्ताव था। तो इसका जब आप सही क्रम मिलाएंगे प्रश्न संख्या 6 तो 323214 हो जाएगा। 1928, 1940 और 1942। और वेवेल योजना की बात करें तो ये सबसे लास्ट में 1945 में, वेवेल योजना जो है 1945 में लॉर्ड वेवेल ने इसको प्रस्तावित किया था, 1945 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। पंप, पूर्ण रत्न, कंबन। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करिएगा। सही जवाब हो जाएगा 7वें प्रश्न के लिए, इसमें जो है कंबन शामिल नहीं है। ठीक है, कंबन इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 3 रत्न है इसमें, रत्न पंपा, पोन्ना और रत्ना। कन्नड़ भाषा में उसके अतुल्य योगदान के कारण उन्हें ये उपाधि मिली है। राष्ट्रकूट शासक संरक्षण में इन तीनों कवियों ने कन्नड़ साहित्य की सर्वतोमुखी उन्नति की और इनको हम रत्न त्रयी के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? खराज, जजिया, जकात। क्वेश्चन नंबर 8 में डी ऑप्शन जो दिया गया है वो है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत आपका जो खराज और जजिया ये दोनों ही कर जो हैं ये गैर मुस्लिम से लिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, खराज कर जो है ये भी कृषि भूमि पर लगाया जाने वाला एक कर था, इस्लामी कर था और ये उपज का 1/3 से आधा हिस्सा तक हो सकता था। खराज का मतलब होता है सरकार के द्वारा लिया जाने वाला कर। खराज जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, ये मालिक के धर्म की परवाह किए बिना लगाया जाता था और खासकर इस्लाम के विजय प्राप्त क्षेत्रों में गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था और ये भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋग्वेद काल में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक पवित्र नदी और सबसे ज़्यादा प्रयोग में कौन सी नदी आई है, किसका वर्णन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो 2 तरीके से प्रश्न बनते हैं, अक्सर इन प्रश्नों में कन्फ्यूजन हो जाती है। आइए बात करते हैं कि सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो सरस्वती। और आपसे प्रश्न पूछ ले कि सबसे ज़्यादा बार किस नदी का प्रयोग किया गया है या सबसे ज़्यादा बार वर्णन किस नदी का है, तो बताइएगा। सरस्वती नदी को सबसे प्रमुख नदी बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गंगा और यमुना नदियों का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि सबसे ज़्यादा वर्णन किस नदी का है, किस नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन है, तो सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है। सबसे ज़्यादा उल्लेख जो है सिंधु नदी का किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद में स्तुति के भजन का ज्ञान, सामवेद में विज्ञान का ज्ञान, अर्थर्वेद में जादू के सूत्रों का ज्ञान यानी जादू टोना से संबंधित, और यजुर्वेद में कहा जा रहा है यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10, तो सामवेद में यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, वो गलत दिया गया है क्योंकि सामवेद में यहाँ पर कह रहा है विज्ञान का ज्ञान नहीं है। सामवेद का संबंध किससे है, तो इसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ठीक है, यानी यहाँ पर विशिष्ट मंत्रों का संकलन है इसमें और समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, गति, मंत्र ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो सामवेद में क्या पाया जाता है? भक्ति से संबंधित चीज़ें हैं, मंत्रों का संकलन है, ना कि विज्ञान का ज्ञान है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। सामवेद किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है और चारों वेदों में सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। सामवेद में 1875 छंद हैं। 75 छंदों को छोड़ दें तो बाकी सभी छंद ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद धुनों और मंत्रों का संग्रह है। इसको गीतों का योग और मंत्रों का वेद, गीतों की पुस्तक भी कहा जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की? इतनी मेहनत से बेहतरीन तरीके से आपके लिए क्लास बनाई जाती है, लेकिन जितनी मेहनत की जाती है उतना भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कारण है आप लोग भी परेशान हैं, किस लिए पढ़ा जाए, आगे कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। कोई कम से कम यही बता दे कि 2026 में वैकेंसी आएगी, इतनी आएगी, तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल जाए और सभी लोग पढ़ने लगेंगे। मजहरनामा का मतलब क्या होता है? किसी सभा में मौजूद लोगों की सूची या सार्वजनिक सत्यापन। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर ने
1579 में। 1579 यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। इसको जारी किया था। इसको अचूकता का फरमान भी कहा जाता है। इसको तैयार किसने किया था? शेख मुबारक ने इसको तैयार किया था। अकबर ने धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए मजहरनामा जारी किया था। इसमें जो है अकबर को धार्मिक मामलों में सर्वोच्चता मिल गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? प्रश्न संख्या 12। जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हास ए सिराज, अमीर खुसरो, इब्न बतूता। सही जवाब होगा यहाँ पर मिन्हास ए सिराज। ठीक है, मिन्हास ए सिराज जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें अमीर खुसरो जो काफ़ी प्रसिद्ध थे, इनको जो है क्यों हम प्रसिद्ध मानते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इन्होंने काफ़ी खोज की है। जैसे हिंदुस्तानी उर्दू गीतात्मक कविता और कव्वाली की रचना भी इन्होंने ही की है। और ये जो है एक प्रश्न बनता है कि अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? ऐसे भी एक प्रश्न पूछा गया है, अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? तो बता दें आपको, ये जो है कह सकते हैं हम 14वीं सदी के दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि थे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? सरकारी आयोग, संथानम समिति, गोस्वामी समिति या फिर राजमन्नार समिति? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो संथानम समिति। ठीक है, इसको सीवीसी कहते हैं। इसका काम क्या है? भ्रष्टाचार को रोकना, इसके अलावा लोक प्रशासन में ईमानदारी और जवाबदेही को सुनिश्चित करना। स्थापना कब हुई थी? 1964 में। कह सकते हैं संवैधानिक दर्जा इसको कब मिला? वैधानिक दर्जा 1998 में इसको जो है वैधानिक दर्जा मिला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, और 13वें प्रश्न का आप सभी ने आंसर किया है, संथानम समिति। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1892, 1909, 1919 या फिर 1935? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 14 के लिए। उत्तर कीजिएगा। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग? संवैधानिक निकाय का मतलब ये हुआ कि जिसका वर्णन संविधान में हो वो संवैधानिक निकाय है, जिसका नहीं हो संवैधानिक निकाय नहीं है। तो जब आप पढ़ते हैं कि संविधान के बारे में तो उसमें आर्टिकल आते हैं, ठीक है, और आर्टिकल में आप पढ़ते हैं वित्त आयोग तो आप कहते हैं अनुच्छेद 280 फटाक से। चुनाव आयोग अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो इसका वर्णन 324 में है। संघ लोक सेवा आयोग का भी वर्णन है, लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग जो है इसका वर्णन संविधान में कोई अलग से इसके लिए आर्टिकल नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ, केंद्रीय सूचना आयोग। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो ध्यान रखिएगा 315 से 323 तक यूपीएससी की जो सेवाएं हैं संघ लोक सेवा आयोग जो है उसका वर्णन देखने को मिलता है। 315 ये कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अस्तित्व के बारे में जानकारी। इसके अलावा 316 जो है उसमें सदस्यों की नियुक्ति की बात की जाती है, और इनकी जो सदस्यों की नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? प्रश्न संख्या 16। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये लोक लेखा समिति के मित्र हैं, क्योंकि ये भी जो कैग होते हैं वो भी क्या करते हैं? आय व्यय का जो है ब्यौरा जो है प्रस्तुत किया जाता है सरकार के द्वारा, उसकी जांच करते हैं। कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको हम कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपसे प्रश्न बनता है कि वर्तमान में कैग के पद पर कौन है? तो संजय मूर्ति जो हैं इनको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है। इससे पहले कौन थे? तो जीसी मुर्मू थे।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, एकल संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन। संघीय संविधान में क्या क्या चीजें होती हैं? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 में एकल संविधान नहीं है, ठीक है। लिखित है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, शक्तियों का विभाजन भी है, केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 18वां प्रश्न है, विवाह, तलाक, न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? प्रशासकीय क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इनमें से कोई नहीं। विवाह, तलाक, न्यायालय की अवमानना, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। यहां पर आपका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला है, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? 1/3, 1/12, 1/6, 1/10। विधान परिषद में कितने लोगों को राज्यपाल मनोनीत करता है? सही जवाब होगा 1/6 सदस्यों को, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20, सही जवाब होगा यहाँ पर अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333, ठीक है। अब ये है क्या, इसके बारे में मैं आपको बता दें। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को बढ़ाया गया था। ये विधेयक 2 दिसंबर 2019 को संसद में लाया गया था और दोनों सदनों में ये पारित किया गया था। इसके तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन भी किया गया, ठीक है। 126वां संविधान संशोधन दिए गए विकल्पों के हिसाब से 331 और 333 से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि 126वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? जो आपको आरक्षण मिलता है, SC ST कास्ट को जो आरक्षण मिलता है उसको 10 साल बढ़ाया गया था, ठीक है। ये सरकार की मतलब पॉलिसी है। जब ये आरक्षण लागू किया गया था तो 10-10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है लगातार। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। 21वां प्रश्न, आप पढ़ते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 की बात करें तो लिए गए हैं, ये DPSP आप कहते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है ये नहीं लिया गया है, ठीक है। ये कहाँ से नहीं लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आपसे प्रश्न बन सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करी जाएगी, ये कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। तो कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये प्रोसेस जो है कहाँ से लिया गया है? कनाडा के। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा तक, यानी कह सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत तक काम कर सकते हैं। जब राज्यपाल को हटाना होगा तो राष्ट्रपति ही इसके लिए आदेश जारी करेगा, और अगर राज्यपाल को इस्तीफा देना है तो भी राष्ट्रपति को संबोधित करके ही अपना इस्तीफा देंगे। न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? आपात उपबंध किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 22, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, भाग 18 से संबंधित है आपात उपबंध। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जा सकता? रेशम, शहद, लाख, मोती। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। भाग 18 352 से 60, जिसमें 352, 356, 360, 360 वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 352 है ना। तो ये बहुत कॉमन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें, सही जवाब हो जाएगा मोती जो है कीटों से प्राप्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यानी जो पुरस्कार हैं उनसे संबंधित वर्ष दिए गए हैं और कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
चलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 24 के लिए ऑप्शन नंबर डी के साथ कलिंग पुरस्कार ये 1951 दिया गया है, ये गलत है। बाकी यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी, मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत भी हुई थी, लेकिन जो कलिंग पुरस्कार है, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी। ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। कौन देता है? यूनेस्को में देता है और इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बस एक साल जो है कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। कौन देता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर 2 साल में ये दिया जाता है, उड़ीसा सरकार की ओर से यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? उपन्यास, नाटक, कविता, छोटी कहानियां? कविताओं का संग्रह है गीतांजलि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है? शून्य मील केंद्र, 0 माइल। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए नागपुर को शून्य मील केंद्र कहा जाता है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 0 माइल स्टोन औपनिवेशिक भारत के भौगोलिक केंद्र का ये प्रतीक है और ये बलुआ पत्थर से बना है बाकायदा। समुद्र तल से ऊंचाई जो है लगभग 310 मीटर है और प्रमुख शहरों की दूरी भी इस पर लिखी गई है। और ये कब बनाया गया था? तो अंग्रेजों ने इसको 1907 में ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दौरान शून्य मील स्टोन बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 15 जून 2005, 15 अगस्त 2005, 15 फरवरी 2006, 27 सितंबर 2006। 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 28 सही जवाब होगा यहाँ पर 2 वर्ष होती है। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल की प्रमुख शब्दावली है? फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी, बैडमिंटन। बेटन कप और रंगास्वामी कप जो है ये हॉकी की शब्दावली है, तो 29वें में आपका सी विकल्प सही होगा। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? औद्योगिक उपयोग, भोजन, औषधि, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, रोगों एवं महामारियों का फैलना। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? नंदा झील, पिचवरम मैंग्रोव, चिल्का झील, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 32, इन सभी को जो है रामसर का दर्जा प्राप्त है, तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बी ऑप्शन में दिया गया है। हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम क्या है? पहली निजी ट्रेन सेवा बताइए। उत्तर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 के लिए भारत गौरव। ठीक है, भारत गौरव जो है ये 2021 में लॉन्च की गई थी। इसको जो है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इसको मतलब जो है कह सकते हैं ऑपरेट किया जाता है। भारत गौरव कब लॉन्च की गई? 2021 में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? NH44, NH53, NH83, 89A। NH53 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकरण NHAI ने महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला जिलों में बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट से 105 घंटे 33 मिनट में लगातार काम करके 75 किलोमीटर का ये लेन बना करके, समझ लीजिए 105 घंटे में बना डाला इन लोगों ने।
तो रिकॉर्ड तो बनेगा ही। नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किन राज्यों से है? मेघालय त्रिपुरा, असम सिक्किम, अरुणाचल त्रिपुरा, अरुणाचल असम। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए यहाँ पर असम अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है नामसाई घोषणा पत्र। किस मंत्रालय के द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? मिशन शक्ति किससे संबंधित है और किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया है? उत्तर हो जाएगा 36वें प्रश्न के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया है मिशन शक्ति। ठीक है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है इसका शुभारंभ हुआ है। और वैसे मिशन शक्ति का जो शुभारंभ है वो 2001 में उड़ीसा में भी हुआ था नवीन पटनायक के द्वारा। महिलाओं के लिए खासकर है ये मिशन शक्ति कार्यक्रम। बाकी उत्तर प्रदेश में भी ये चल रहा है। ठीक है, इस नाम से कई हैं, लेकिन इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई तो ये आपको ध्यान रखना है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। जैसे कई बार क्या होता है, केंद्र कोई लॉन्च करता है कोई भी प्रोग्राम इस तरीके का, फिर उसको राज्य सरकारें भी जो है अपने अपने राज्यों में अपनाती हैं। अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? 18, 20, 21, 24। 37वां प्रश्न है। देखिए, पहले जब ये लॉन्च हुआ था तो इसकी उम्र 21 वर्ष ही थी, अब बढ़ा करके इसको 23 कर दिया गया है। तो 23 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं, आप याद रखिएगा इसकी जो है आयु सीमा बढ़ा दी गई है। अभी जो है ये 23 वर्ष होगा, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है 23 वर्ष। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा। 38 उत्तर प्रदेश। पहला अमृत सरोवर जो है ये उत्तर प्रदेश में बनकर के तैयार हुआ है। गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? फ्रांस, स्वीडन, हंगरी, कंबोडिया। तो ये फ्रांस के जो हैं प्रधानमंत्री बन चुके हैं। गैब्रियल अटल जो हैं ये फ्रांस के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो 39वें प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? NW4231। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो है NW1। पहला डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूरी की अगर हम बात करें तो ये दी गई है NW4 की 1095, 2 की 891, 205। तो सबसे ज़्यादा जो लंबा है वो कौन सा है? NW1। भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 2015, 2016, 4 मार्च 2017। भारतमाला परियोजना जो है इसकी घोषणा कब की गई थी तो ध्यान रखिएगा 25 अक्टूबर 2017 को। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? बालसन झील, चोलामू झील, सांभर झील, वुलर झील। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका उत्तर हो जाएगा चोलामू झील जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ये झील है। पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज्यादा लंबी लगी है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। देखिए, 3 भारतीय राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है ये सीमा साझा करते हैं। पंजाब 547, राजस्थान 1035 किलोमीटर, गुजरात 512, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अगर मिला लें तो 1216। तो यहाँ पर राजस्थान आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अटाकामा रेगिस्तान कहाँ है? पश्चिमी चिली, उत्तरी चिली, दक्षिण पश्चिमी चिली या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44। तो ये उत्तरी चिली में स्थित है। मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, हुगली। 45 में आपका आंसर हो जाएगा कावेरी की सहायक नदी है मगारी तथा हिंद। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सैडल पीक, माउंट थुलियट, माउंट कोयोबो, माउंट हैरियट। क्वेश्चन नंबर 46 उत्तर हो जाएगा सैडल पीक। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है प्रथम स्थान पे है। भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन चुका है? राजस्थान, बिहार, हरियाणा, मेघालय। हरियाणा इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, किससे संबंधित थे? लेखक, अभिनेत्री, गायिका, खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 49। तो ये लेखक थे सारा थॉमस। वॉर एंड वुमेन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? M.A. हसन, सारा गांगुली, विनोद शुक्ला, रविंद्र सेन।
वॉर एंड वुमेन जो है ये M.A. हसन। एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा, 2 प्रश्न होमवर्क रहेंगे, देखते हैं कितने लोग सीरियसली कमेंट करेंगे। एफेंडेक्स 2023 अन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ और विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? अगर नहीं पता है तो कमेंट में सर्च करके, आप गूगल से सर्च करके कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसमें आपका कितना स्कोर रहा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या 35+ रहा है? यदि नहीं है तो क्यों, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हुए? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। ये क्लास रिकॉर्डेड थी और कभी कभी रिकॉर्डेड क्लास का भी मजा ले लीजिए, लाइव तो चलती ही रहती है।